ये उनके लिए एक तरीके का ट्रैप भी है। उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसके बारे में कह सके संविधान विरोधी काम है। जनगणना नहीं करा पा रहे पिछले 5 सालों से। बिना जनगणना की आप कैसे आप डेमोग्राफी को चेक करेंगे? किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारत के संविधान में यकीन नहीं है, किसी ने नहीं कहा। हकीकत तो यह है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको भी मुसलमानों का वोट चाहिए, तो चाहे हिंदू हिंदू घुसपैठी हो या मुस्लिम घुसपैठी हो, सबको बाहर बांग्लादेश भेजिए। मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की, चोरी नहीं कर पाए, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि चोरी की कोशिश नहीं हुई। नमस्कार मित्रों, अनकट विद आशुतोष में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने भी अच्छे से मनाया होगा। ये देश कुशल रहे, मजबूत रहे, लोकतंत्र ताकतवर रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ हम प्रोग्राम शुरू करते हैं आशुतोष के साथ। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण रहा 103 मिनट का, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण शुरू किया वो संविधान से शुरू किया और करीब करीब संविधान पर ले जाकर खत्म किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया था कल शाम को, उसमें भी संविधान की चर्चा की थी। स्वतंत्रता दिवस पर, इंडिपेंडेंस डे पर संविधान की बात करना तो जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान से चलता है। और संविधान को लेकर क्या बात हो रही है, क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आजकल तो इलेक्शन कमीशन लगातार विपक्ष के हमले पर है, एसआईआर को लेकर, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, ये बहस भी लगातार चल रही है। तो इस सब मसले पर कि संविधान की स्थिति आज क्या है, कहां पर हम पहुंचे हैं, क्या ये लड़ाई देश को मजबूत कर रही है, कमजोर कर रही है, सब पर चर्चा करेंगे आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी का आप जानते ही, उनके परिचय की जरूरत नहीं है। राजनीति, पत्रकारिता, हर चीज का उनको अनुभव है, और सत्य हिंदी जो वेबसाइट है उसके फाउंडर एडिटर भी हैं, हमारे मित्र हैं। वो अक्सर नहीं मानते लेकिन मैं मानता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। कैसे शुरू किया जाए? आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना, राष्ट्रपति जी को भी सुना। इस संविधान की जो बहस शुरू हुई है, मतलब ऐसे लंबे समय से चल रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने बात ही संविधान से शुरू, क्या मायने हैं? देखिए, मेरा तो बार बार ये मानना है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग संविधान की बात करेंगे तो लोगों पर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और उसका कारण है, और मुझे लगता है ये उनके लिए एक तरीके का ट्रैप भी है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार, क्योंकि इसके बहाने उनको ये कहने का मौका मिल जाता है कि आप तो संविधान की बात वैसे तो करते हैं, लेकिन दरअसल आप संविधान को मानते नहीं हैं। और इसलिए ये बहस, और जब जब संविधान में बात टिकती है तो फिर वो दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पे आकर टिक जाती है कि भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, ये तो अपर कास्ट का इनका पूरा संगठन है और ये अपर कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं और इनको भारत के संविधान में कोई यकीन नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया। मुझे लगता है कि इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है, भारत के संविधान की शपथ ही आपने ली होगी, भारत के संविधान को पालन करने का की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है, तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं। और जब आप उसको दोहराने की बात करते हैं तो कहीं कहीं ऐसा लगता है, कहीं अंदर या तो कोई गिल्ट है या फिर आप वाकई में किसी लेजिटिमेसी की तलाश में हैं। इसलिए मुझे जब जब मैं ये बात में, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा तो उस वक्त भी मैं बार बार कह रहा था कि भाई ये संविधान का मसला कांग्रेस पार्टी ने ट्रैप की तरीके से ले किया, आप उसमें मुंह के बल जाके गिर पड़े और आपको उसका नुकसान हुआ। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी बहस है, ये फिर वापस दोबारा कांग्रेस लेके जाती है कि देखिए जब संविधान बना था तब तो आरएसएस ने उसका पालन नहीं किया था। चेन्नई में जब सरदार पटेल ने जब भाषण दिया 1949 में, तब भी उन्होंने कहा था कि हम तो आपसे कहते हैं कि आप भारत के संविधान का पालन करिए, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करिए, आप सीक्रेसी क्यों मेंटेन करते हैं, झंडे को प्रणाम क्यों नहीं करते हैं। तो डिबेट वहीं पे आके रुक जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है लेकिन कि सर ये उसके कोई आगे बहुत तो गंगा में पानी बहुत बह गया ना। प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद वहाँ संसद भवन में संविधान की कॉपी को नमन किया, फिर संविधान हत्या दिवस, फिर संविधान मनाओ दिवस, वो सब भी चल रहा है। और जो चुनी हुई सरकार है वो तो संविधान के तहत ही चल रही है। और क्या कोई ऐसा काम आपको लगता है, मतलब आपसे समझना चाहता हूँ, विपक्ष के आरोप है वो तो ठीक है, कि क्या ये गैर संवैधानिक सरकार है? नहीं नहीं, गैर संवैधानिक सरकार कौन कहेगा? बिल्कुल गैर संवैधानिक सरकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान के दायरे में काम करती है, लेकिन कुछ कुछ दलों के, कुछ नेताओं की अपनी एक खासियत होती है, उनका उनका एक कोर कोर वैल्यू होता है, उनका कोर डीएनए होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को या आरएसएस को कोई कहे कि ये देशभक्त संगठन नहीं, कोई नहीं मानेगा,
कोई अगर वो ये कहें कि ये राष्ट्रवादी संगठन नहीं है या राष्ट्रवाद में इनका यकीन नहीं, कोई नहीं मानेगा। और इसलिए क्योंकि वो उनका उनकी कोर वैल्यू है, वो उसकी उपज है, वो उसकी आप पैदाइश है। आरएसएस को राष्ट्रवादी संगठन मानते हैं, इसमें कोई 100% पहली बात तो मैं किसी को भी देशद्रोही संगठन नहीं मानता, ना किसी मैं नेता को मानता, क्योंकि मेरा मानना है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी कटु आलोचक सरकार का या भारत का हो, लेकिन वो अपने दिल से इस देश को मोहब्बत करता है और इस देश का संविधान, देश की जो सभ्यता परंपरा है, वो इसको अपने ईश्वर तक को की आलोचना करने का अधिकार देता है। हमारे यहाँ तो वो परंपरा है जहां पर हम अपने ईश्वर की भी आलोचना करते हैं, फिर भी हम हिंदू हैं। तो मेरा कहना यह कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है, बहुत मजबूत देशभक्त संगठन है, एक राष्ट्रवादी संगठन है। और इसलिए कोई अगर कहेगा कि राष्ट्रवादी नहीं है तो लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अगर वो राष्ट्रवाद के नाम पे आरएसएस अकेली संस्था है जो कश्मीर पर या पाकिस्तान पे कुछ बड़े समझौते भी कर सकती हो, लोग उसकी देशभक्ति पर या उसकी राष्ट्रवादिता पर सवाल नहीं खड़ेंगे। ये अधिकार मुझे लगता है या ये फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर जो सवाल खड़े रहते हैं कि आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं और आपकी वजह से भारत का बंटवारा हो गया है, पार्टीशन के लिए आप जिम्मेदार हैं। तो ये कुछ सवाल है जिसके जवाब हमेशा कांग्रेस पार्टी अनकंफर्टेबल रहती देने के लिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है, तो कोई इस बात को भी नहीं मानेगा। कोई ये कहेगा कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी, कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। तो लेकिन चूंकि आरएसएस का अपना एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड में उन्होंने भारत के संविधान को नहीं मानने की बात कही थी। उन्होंने ये बात विनायक सावरकर ने भी कही थी, ये बात गोलवलकर ने भी कही थी, और ये बात हाल तक जो बीजेपी के बड़े नेता कहते रहे। तो इसलिए जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इतिहास है, जो अतीत है, वो सामने आता है और बार बार उनको एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश करता है और बार बार उनको गिल्ट भी कराता है। सर, अभी ये बहस इसलिए भी मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि जो अभी 2024 के चुनाव हुई लोकसभा के, उसमें राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने संविधान बदलने और संविधान को हटाने और फिर आरक्षण खत्म करने का एक नैरेटिव चलाया। उसका मोटे तौर पर मुझे नहीं पता कि वो कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर आ गई। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि और अब तो सब भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं 1 साल हो गया, संविधान बदल गया क्या? एक झूठा नैरेटिव विपक्ष चला रहा था। तो वो एक संविधान की बहस है। लेकिन हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन दिनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एक डिबेट शुरू हुई जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी थे जगदीप धनखड़ साहब, वहां से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात। कहां पर ये बहस आपको दिखाई दे रही है? क्या आज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी से अलग चलकर कहीं हमें सोचने की जरूरत है? देखिए विजय जी, एक बात आपको बताऊं, जितना मेरा राजनीति का अनुभव है, मैं उस आधार पे कह सकता हूं कि राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल है। पॉलिटिक्स जो है वो सच्चाई के धरातल पर कम होती है और परसेप्शन के धरातल पर ज्यादा होती है। कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसे एक परसेप्शन है कि वो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करती है, तो ये परसेप्शन है। या उनके बारे में परसेप्शन ये कि तो संविधान का विरोध करते हैं, ये परसेप्शन है। सच्चाई क्या है ये तो पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि उसी संविधान की कसम खाते हैं, उसी संविधान के तहत चुनाव लड़ते हैं, उसी संविधान की कसम खा के देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और मैं तो नहीं कह सकता। म्यूट हो गया है आपका। जब से प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसके बारे में कह सके संविधान विरोधी काम है, आप नहीं कह सकते। और अब दरअसल हमारे पास अगर कोई सबूत मांगे तो सबूत भी नहीं दे पाएगा, लेकिन परसेप्शन ये उनके बारे में। तो ये जो इस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश मुझे लगता है उनको करने की जरूरत ही नहीं है। उनको जो लड़ाई है वो लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, और वो लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि इनके ही अपने लोगों ने, जैसे कि आपको देखा जो उपराष्ट्रपति महोदय थे, वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात करते थे। वो एक तरीके से कह रहे थे कि जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत की संप्रभुता के खिलाफ जाता है और वो अपने आप में ठीक नहीं है। होता क्या है, जब आप इस तरीके की बातें होती हैं, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग इस तरीके की बातें करते हैं, तो लोगों के मन में रीइंफोर्स होता है कि देखिए हम तो यही कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी संविधान में यकीन नहीं, लेकिन संविधान वो वही यही बात तो वो करते हैं। जबकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो 1980-82 के आसपास एक डिबेट शुरू हुई थी कि भारत का जो प्रधानमंत्री जो प्रणाली है, इसकी जगह क्या राष्ट्रपति प्रणाली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और वसंत साठे इसके बहुत ही आर्टिकुलेट
एडवोकेट थे जो उस वक्त आईटी मिनिस्टर थे और महाराष्ट्र से आते थे, बड़े पढ़े लिखे माने जाते थे। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारत के संविधान में यकीन नहीं है, किसी ने नहीं कहा, जबकि वो डिबेट बहुत स्ट्रांग डिबेट थी। आज अगर ये डिबेट भारतीय जनता पार्टी का शुरू कर दे तो लोग फौरन कर देखिए, तो देखो ये तो संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, परसेप्शन का प्रश्न है, और इस परसेप्शन को मैनेजमेंट करने की बार बार कोशिश की जाती है। मुझे लगता है इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग खुद ही इस बारे में यकीन कर लेंगे कि नहीं, ये तो संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन वो तब होगा जब आप हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना बंद कर देंगे, जब आप जो आरोप लगता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं या क्रिश्चियंस के खिलाफ, जब आप उसकी बात करना बंद कर देंगे और जमीन पर ग्राउंड पे उसकी जो है उसकी प्रतिछाया हमको दिखाई पड़ेगी। एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है, दूसरी तरफ फतेहपुर के अंदर लोग मकबरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, बजरंग दल के लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और वहां जाके उसको वेंडलाइज करने की कोशिश करते हैं, और उनके खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है और कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर कोई मुसलमान कोई कार्रवाई कर लेता है तो उसका घर भी तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर भी चल जाता है, जेल भी चले जाते हैं, एनकाउंटर भी हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये परसेप्शन जो है, जब तक ग्राउंड पे लंबे समय तक लोगों को नहीं दिखेगा कि नहीं ये लोग सभी धर्मों को के साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, तब तक ये परसेप्शन बना रहेगा। और इसलिए इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए कि संविधान को हम बदल रहे हैं या संविधान को नहीं बदल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसको एज इट इज करते रहिए अपनी विचारधारा के हिसाब से, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत आने वाली है। लेकिन सर इसमें ब्लर लाइन है ना, अभी आपने फतेहपुर की बात की, फतेहपुर में कुछ लोगों को अरेस्ट किया, जो आप कह रहे हैं वो ठीक बात हो सकती है कि वहां पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है, जो एक्शन लिया जाता है। लेकिन एक ब्लर लाइन भी है कि जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन बनाने की, घुसपैठियों को लेकर, इन्फिल्ट्रेशन को लेकर। अब जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, घुसपैठियों को लेकर तो देश में मेरे ख्याल से कोई अलग राय नहीं होनी चाहिए कि घुसपैठियों को हटाना है कि नहीं हटाना है, लेकिन उसको जो हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन है उसको आप देश के मुसलमानों से जोड़ देते हैं। और ये ऐसा हुआ था सीए के वक्त भी। सीए तो खैर उसमें जुड़ा हुआ ही नहीं था मुसलमानों से, लेकिन एक नैरेटिव वो भी बनाया गया। तो ये जो ब्लड लाइन है, जब एक तरफ के लोग घुसपैठियों को भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जोड़ते हैं, और प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ बोलने की बात तो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। तो ये जो परसेप्शन है, इसको कितना ठीक आप मानते हैं? देखिए, इस परसेप्शन के लिए तो खुद भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हकीकत क्या है कि ये घुसपैठिए का सवाल कहां से शुरू होता है? ये पार्टीशन के बाद से शुरू नहीं होता है। ये घुसपैठिए का सवाल शुरू होता है जब बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस होती है और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में झगड़ा होता है, और जब मुजीबुर रहमान चुनाव जीत जाते हैं और जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो मुजीबुर रहमान को सत्ता की बागडोर सौंपने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान की सेना जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुसती है, वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, और वहां से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, बल्कि मैं करोड़ों लोग जो है बांग्लादेश की सीमा को लांग कर भारत में आते हैं, और ज्यादातर लोग असम में जाते हैं, और फिर कुछ लोग बंगाल में भी आते हैं, कुछ देश के दूसरे किनारों में भी जाते हैं। वहां से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रश्न खड़ा होता है, और उसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि असम के अंदर एक बड़ा आंदोलन भी चला था जो काफी खूनी आंदोलन था, और उसके हाँ बिल्कुल, और वहां पे उस असम गण परिषद जैसे संगठन का निर्माण हुआ, और 30-32 साल के लड़के हॉस्टल से निकल के सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो झगड़ा वहां से शुरू होता है कि भाई कौन है बांग्लादेशी, कौन है बांग्लादेशी नहीं। उसकी एक डेट तय की गई कि इस तारीख को आने के पहले वाले लोग जो है वो बांग्लादेशी नहीं, और इसके बाद आने वाले लोग दरअसल बांग्लादेशी है। अब जब वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एनआरसी कराया, और एनआरसी कराने के बाद एक लिस्ट तैयार हुई। उस लिस्ट में हिंदू बांग्लादेशी भी थे, उस लिस्ट में मुस्लिम बांग्लादेशी भी थे, और उसके बाद जब यह पता चला कि बांग्लादेश से आने वाले लोग जिनको हम घुसपैठिया कहते हैं उनमें करीब 40-45% वो लोग हैं जो हिंदू हैं, तो उसके बाद आपने पूरी प्रक्रिया ही बंद कर दी। अच्छा, जब आपने प्रक्रिया बंद कर दी तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि दरअसल इनकी पूरी मुहिम तो मुसलमानों के खिलाफ है। फिर आप सीए लेकर आए, और सीए लेकर आने के बाद आपने कहा कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोग आएंगे वो उनको हम नागरिकता देंगे। तो वो सारी तो लोगों ने कहा कि आप तो सिर्फ हिंदुओं के बारे में ही बात कर रहे हैं, या क्या तमिलनाडु से जो श्रीलंका से लोग आएंगे क्या उनको आप नागरिकता नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? आप सिर्फ 3 देशों तक ही सीमित क्यों करें? इसका मतलब आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं देंगे, वहां से आने वाले मुसलमानों को नहीं देंगे।
ये जो पूरी डिबेट आ जाती है ना, इस पूरी डिबेट में बीजेपी अपने आप को एक्सपोज कर देती है, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। फिर देखिए दिलचस्प बात क्या, अगर मान लीजिए उन्होंने असम में घुसपैठिए थे और सबको आप एक समान मानते हैं, धर्म के आधार पर उनका विभाजन नहीं करते हैं, तो चाहे हिंदू हिंदू घुसपैठी हो या मुस्लिम घुसपैठी हो, सबको बाहर बांग्लादेश भेजिए। आप नहीं भेज पाए, तो लोगों के मन में जो सवाल है उसका 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 एक धरातल है। दूसरी बात, अभी जब दिल्ली का चुनाव होता है, विधानसभा का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, रोहिंग्या का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करके उसको वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई क्या दिल्ली के अंदर? कुछ लोगों, हाल के दिनों में जरूर कुछ लोगों की भेजा पहचान गया है, अभी थोड़ा बहुत भेजा गया, लेकिन 2-3। और लेकिन जिस बड़े पैमाने पर आप इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा लगता है जैसे इस देश के अंदर सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए ही हैं और जिसकी वजह से भारत का जो डेमोग्राफी है वो बदल रहा है, क्या ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसा है तो उसमें बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए था, बाकायदा एक व्हाइट पेपर आना चाहिए था, एक कमीशन बनाना चाहिए था, सारे घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए थी, जहां जहां से घुसपैठी आते वहां की सरकारों से बात होनी चाहिए थी और फिर वहां उनको भेजने का उपक्रम करना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया का पालन नहीं होता है, सिर्फ नारेबाजी होती है। और असम में, जबकि वहां पिछले लगभग 8-9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनआरसी हो गया है, कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप बांग्लादेश भेजने में कामयाब हुए? मुझे तो नहीं लगता उसमें एक आध दर्जन भी नहीं होंगे। आपकी बात ठीक है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये करते हैं तभी तो सारा पॉलिटिकल एजेंडा आप चलाते हैं। आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनको मुसलमान बताकर और उनके साथ खड़े होकर एक अलग तरीके की एनार्की या अराजकता खड़ी करते हैं, तो वो वहां पर नहीं हो सकता। और एक कोई डेमोक्रेटिक सरकार पूरा देश में अलग तरीके का विचार हो जाए तो उसको एनार्किस्ट के तौर पर कहते हैं। दूसरी बात आपने कहा, जब वहां पर बनी असम परिषद, जब बनी असम गण परिषद और सरकार बनी, तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले, इंदिरा जी ने ये घुसपैठियों की बात की थी, फिर उनको बसाने की बात हुई। अब जब यहाँ बात आती है तो फिर ये सवाल क्यों खड़ा करते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार तो 11 साल से घुसपैठियों को क्यों नहीं रोक पाए? तो ये तो 50 साल से जो घुसपैठिए आ गए हैं और अब तो उनके वोटर आई कार्ड भी हैं, आधार आई कार्ड भी हैं, या जो भी तरह के पहचान पत्र होते हैं वो सब हो गए हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने का मसला तो तब होगा जब राजनीतिक तौर पर एक रूपता बनेगी, सब लोग खड़े होंगे कि भाई घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा होना। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यदि उनको अपने वोट बैंक की तरह से देखती हैं तो किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। मेरा भी मानना यह है कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिस तरीके से आप, ये असम में एक बड़ा मुद्दा है, हो सकता है बांग्लादेश, बंगाल के एक दो इलाकों में ये बड़ा मुद्दा हो, लेकिन पूरे देश के स्तर पर जब आप बांग्लादेशी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि या तो सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, या फिर इस बारे में लोग यही कहेंगे कि आप नारेबाजी कर रहे हैं, आप रेटरिक्स कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अब तो 11 साल हो गए। अगर भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट इस मुद्दे को लेकर है और अगर उनको लगता है रोहिंग्याज और बांग्लादेशी के आने की वजह से नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है, तो फिर विपक्ष क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा प्रथम होनी चाहिए। अगर उसकी कोई कीमत चुकानी है या चुकानी पड़ती है तो पड़नी चाहिए फिर वो, अन्यथा फिर आप राष्ट्र प्रथम की बात मत करिए, फिर आप बांग्लादेशी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मत मानिए। प्रश्न इसी बात को लेकर है कि 11 साल का वक्त आपके पास था, आप क्यों नहीं इस मुद्दे को टैकल कर पाए? आप क्यों परवाह करते हैं कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, या आप क्यों करते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी, आम आदमी पार्टी क्या बात करेगी? तो मैं जो प्रश्न कहना चाहता हूं कि अगर आपका कमिटमेंट धारा 370 को लेकर था, आपने किया, कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। क्या उसके आधार पर देश के अंदर कोई मोबिलाइजेशन हुआ? नहीं मोबिलाइजेशन हुआ। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, उत्तराखंड के अंदर लेके आए, क्या कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। लेकिन बांग्लादेशी का मुद्दा आप उठाते हैं, एनआरसी लेके आते हैं, सीएए बनता है, लेकिन उसके बावजूद टाटा फिस। तो फिर लोग क्यों ना कहें कि आप इन मुद्दे को राजनीति के लिए उठाते हैं और उसके अलावा आपकी दिलचस्पी ना तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है, ना ही आपकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता इस मसले को लेकर। और इसलिए फिर जब आप उठाने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं ये तो ढकोसला है। नहीं, लेकिन अभी जैसे बिहार में तो एसआईआर की बात हुई, एसआईआर हुआ, इलेक्शन कमीशन ने किया, तो सबने एसआईआर को भी घुसपैठियों का मुद्दा बना दिया। जबकि वहां पर तो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसेस किया, वो तो एक इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। अब इस पर फिर बहस हो सकती है कि वो सरकार के साथ है कि कमजोर है, जो वो अलग बहस है। लेकिन एसआईआर में वोटर की पहचान को आप घुसपैठियों के साथ जोड़ दें, पॉलिटिकल एक फायदे के लिए, नुकसान के लिए, जो भी आप कहें,
पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से ही तो चल सकती है। देखिए, अब एसआईआर का सवाल है तो उसमें दो इसके पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। हर टीवी डिबेट में वो एसआईआर के मसले पे कहते हैं एसआईआर इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी पहचान होनी जरूरी है। अब उसको इलेक्शन कमीशन ने भी सूत्रों के हवाले से इसको हवा देने की कोशिश की है। तो विपक्ष तो बाद में इस मसले पर कूदा। सबसे पहले बीजेपी के लोग सबसे पहले सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर आई। बाद में जब 65 लाख लोगों की लिस्ट बन गई कि 65 लाख लोग हैं, उसमें एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या का जिक्र नहीं है। आप कहते हैं इतने 22 लाख लोग जो है वो मृत हैं, आप कहते हैं 32 लाख के आसपास लोग जो है परमानेंट माइग्रेट करके गए। आपने ये क्यों नहीं कहा कि 500 लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है? वो लिस्ट नहीं है। तो फिर कहते तो कुछ है, बनाएंगे तो आप सवाल खड़ा करेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करेगा सिटीजन। फिर विजय जी, फिर मैं ये कहता हूं कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है तो मैं सवाल खड़े करता हूं या नहीं सवाल खड़े करता, ये इररिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए। आपको देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को डिस्टेबलाइज करते हैं, भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर हमारी सरकार रहे या ना रहे ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं राष्ट्र के साथ हूं, मैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा हूं, और अगर मुझे इसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़े तो हम चढ़ेंगे। भगत सिंह ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उनको मालूम था कि वो ये काम करेंगे तो उसके बाद वो जेल जाएंगे और उनको फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, उन्होंने बलिदान दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब आप तो क्या ये माना जाए कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने आज अनाउंस किया हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन, इसको आप सपोर्ट करते हैं कि ये इस आइडिया पर काम करना चाहिए आगे? देखिए, मुझे इसमें संदेह है। संदेह क्यों है? प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं और देश का जो मैं अभी थोड़ा सा स्टडी कर रहा था वो सही है कि नहीं है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसमें कहा गया कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर 9 राज्यों में डेमोग्राफी चेंज हो गई है आजादी के बाद से बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने का मतलब ये नहीं कि 2-3%, 5%, 20%, 25% का एक बड़ा बदलाव आ गया है रिलीजियस लेवल पर डेमोग्राफी में। तो क्या उस समय जब प्राइम मिनिस्टर लाल किले से बोले कि भाई हम हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन बना रहे हैं, तो फिर तो सबको साथ खड़ा होना चाहिए ना? नहीं, पहले प्रधानमंत्री जी ये बताएं। प्रधानमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए ना कौन से राज्य हैं, कब कब वहां डेमोग्राफी चेंज हुई है, किस धर्म के लोगों के द्वारा चेंज हुई है, क्या ये सायास हुआ है या किसी और कारण। देखिए, ये जो नारेबाजी है ना, प्रॉब्लम इस नारेबाजी के अंदर है। क्या उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हुई है? क्या बिहार की डेमोग्राफी चेंज हुई है? क्या तमिलनाडु की डेमोग्राफी चेंज हुई है? आप उदाहरण देंगे नॉर्थ ईस्ट के 2-3 राज्यों का, आप असम के बारे में बातचीत करेंगे। मेरा कहना यह है कि 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो ये होता है कि ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, हिंदुस्तान के अंदर क्रिश्चियंस है, उनकी आबादी में क्या कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई पड़ रही है? और अगर वो ग्रोथ दिखाई पड़ रही तो क्या उसके पीछे कोई षड्यंत्र है? भाई, जब तक आप इन सब चीजों को देश के सामने लेकर नहीं आएंगे, तब आप तो 1947 से लगातार कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश के अंदर एक वक्त ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का शासन होगा, और वो बहुत अपनी आबादी को बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं, और उसके पीछे एक षड्यंत्र है, एक साजिश है उसके पीछे। कहां उनकी आबादी बढ़ी भाई? इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। इसको अपनी बात कंप्लीट करूं। 10% से बढ़ के 14% हुई है, और उस 14% में भी एक बड़ा हिस्सा वो है जो बांग्लादेश में जब 1971 का क्राइसिस हुआ तो उस वक्त हिंदू भी आए थे और मुसलमान भी आए थे। वो भी 1% है जो आए हैं यहाँ पे, ऐसा। और उसके अलावा पाकिस्तान से भी संख्या में कुछ लोग यहाँ आए। लेकिन क्या इसके पीछे कोई डिजाइन है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर डिजाइन है तो उसका एक्सपोजर क्यों नहीं होता? क्या इसको अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या गरीबी की वजह से बढ़ रही है, निरक्षरता की वजह से बढ़ रही है, बैकवर्डनेस की वजह से बढ़ रही है, या किसी षड्यंत्र की वजह? इसका खुलासा नहीं करते वो लोग। और ये भी सच्चाई नहीं है कि मुसलमानों की वकी की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही। पिछले 75 सालों में सिर्फ 3 या 3.5% आबादी ही बढ़ी है, और उसमें बड़ी संख्या वो है जो बांग्लादेश से 1971 के बाद हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठिए आए हैं, या जिनको आप कहें कि या शरणार्थी आए हैं। सर, यही तर्क तो उनका वो है ताकत। जो आबादी की बात है, आबादी तो 3% बढ़ गई, और अभी तो फर्टिलिटी रेट कम हो गई है, 2.9 पर आ गई है, मुस्लिम्स की भी, इस्लाम में भी। उसके बाद भी बहुत सारे, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, आपने बिहार का जिक्र किया, तो बिहार उत्तर प्रदेश बड़े राज्य हैं, लेकिन बिहार के सीमांचल में 5 राज्यों में जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरह से बदल गई है।
उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे शहर हैं जहां पर डेमोग्राफी बदल गई है, असम में पूरी तरह से बदल गई है, नॉर्थ ईस्ट में बदल गई है। तो इसको बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से नहीं, लेकिन वो तो फिगर सामने है ना, आप वोटर लिस्ट में भी देखते हैं। तो नहीं, देश के साथ क्यों नहीं? इस तर्क को दूसरे तरीके से देखिए कि जो मुसलमान हैं उनकी आबादी नहीं बढ़ रही, आबादी मतलब पैदाइश के हिसाब से नहीं बढ़ रही, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, उसके बाद भी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसका मतलब वो घुसपैठी हुए ना। देखिए विजय जी, मैंने तो मुसलमानों को एक साथ जोड़ के कंफ्यूज करते हैं लोगों को। नहीं विजय जी, मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं। मैं ये कहने की जो लोग इस पर बात कर रहे हैं, मेरे कहने का अर्थ है, क्या इसकी कोई सिस्टमेटिक स्टडी हुई है या नहीं स्टडी हुई? भाई आप एक आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, कोई सिस्टमेटिक स्टडी तो करिए। मैं कहता हूं कि आप 4 लोगों की कमेटी बना दी, 10 लोग कमेटी बना दिए और उनको 6 महीने का वक्त दे दिए, पूरे देश में घूम फिर कर इस बात को पता करने की कोशिश करें कि भाई कितना बड़ा खतरा है ये, क्या वाकई में सच्चाई भी है, सच्चाई जैसा लव जिहाद का मिशन यही काम करेगा ना मेरे ख्याल से। देखिए, मुझे मिशन की जो मंशा उस पे क्यों डाउट है? आप जनगणना नहीं करा पा रहे हैं पिछले 5 सालों से। बिना जनगणना की आप कैसे आप डेमोग्राफी को चेक करेंगे? अगर आप जनगणना करेंगे, एक एक आदमी को घर पे जाएंगे, उनकी पहचान करेंगे, उनका कागज चेक होगा और तब पता चलेगा कि, और उसके वो सबसे आसान तरीका डेमोग्राफी को चेक करने का। जनगणना हो जाए तो पता चल जाएगा भाई इतने लाख करोड़ लोग, इतने लाख लोग, इतने करोड़ लोग बढ़ गए, इस इलाके में बढ़ गए, और फिर उस इलाके की जांच पड़ताल हो जाए भाई क्यों बढ़े इस इलाके के अंदर, इसके पीछे का कारण क्या है? बैकवर्डनेस है, इलिटरेसी है, या फिर कोई फॉरेन एजेंसीज के पीछे लगी हुई है? क्या कहीं मिडिल ईस्ट से पैसा आ रहा है उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए? क्यों है? तो जब तक आप साइंटिफिक तरीके से नहीं करेंगे तब तक तो ये महज नारेबाजी। मैं लव जिहाद का उदाहरण आपको देता हूं। लव जिहाद को कितना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, आज तक साबित नहीं हो पाया कि लव जिहाद इस देश के अंदर है। कर्नाटक से, केरला से शुरू हुआ था, लेफ्ट के एक नेता थे, उन्होंने शुरू किया था, वहां के हाईकोर्ट ने उस पर जांच पड़ताल करने की कोशिश की, उस पर बाकायदा एक फिल्म बन गई जिसमें यह कहा गया कि 30,000 जो लव जिहादी हैं इस देश के अंदर, और बाद में पता चला कि वो सारे फिगर्स झूठे थे, अदालत के अंदर उनको मानना पड़ा। तो केरल में तो क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स का वो था, और उसमें बीजेपी नहीं शामिल थी, लेफ्ट पार्टी शामिल थी। बट लव जिहाद साबित हुआ क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। भाई इस देश के अंदर अदालतें हैं, इस देश के अंदर पुलिस व्यवस्था है, क्या कहीं ये साबित हुआ कि इतने लव जिहादी, इतने लोगों को पकड़ा गया? इंटरफेथ मैरिजेस को आप लव जिहाद कह देते हैं, सीधी सी बात ये। एक भी केस आज तक, जहां तक मेरी जानकारी, एक भी केस अभी तक साबित नहीं हुआ है कि लव जिहाद का कोई केस, एक भी। इंटरफेथ मैरिजेस हुई है। ज्यादातर में क्या हुआ कि लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, माँ बाप ने कंप्लेन की है, उसके बाद पुलिस ने लड़के को जेल भेज दिया है और उसके ऊपर लव जिहाद होने का आरोप लगा है। बाद में मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया है। ठीक है, इंटरफेथ अलग चीज है, इंटरफेथ को अलग तरीके से हम बात करते हैं, लेकिन लव जिहाद क्या मैं ये समझूं कि आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री का हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन है, उसको भले ही अभी कंफ्यूज, मतलब पूरी तरह से नहीं समझ रहे, लेकिन उसको सपोर्ट करते हैं, और घुसपैठियों को लेकर सरकार को एक स्पष्ट नीति बनाकर घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए? ये बात कर रहा हूं। देखो, मुझे सरकार की मंशा पे ही शक है, सीधी सी बात है। मुझे सरकार की मंशा पे शक है। पहले वो जनगणना कराएं, जनगणना कराने के बाद सिस्टमेटिक स्टडी सामने होनी चाहिए, और उसके बाद लोगों के सामने ये चीज, ये डिटेलिंग होनी चाहिए कि क्यों डेमोग्राफी चेंज हो रही, क्या चेंज भी हो रही है, नहीं चेंज हो रही। सिर्फ हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, और आपको कारण बताने पड़ेंगे। अगर बैकवर्डनेस की वजह से डेमोक्रेसी, वो लोगों की आबादी बढ़ रही, तो ये एक अलग इशू है। अगर कोई षड्यंत्र है, कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है, और कहीं कोई इस्लामिस्ट लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, तो अलग तरीके का मसला है, फिर उसको अलग तरीके से। डेमोग्राफी चेंज पर बीजेपी का रुख जो मुझे समझ में आया, वो रुख है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है, और पार्टली जो क्या कहते हैं आप उसको, धर्मांतरण कहते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। पार्टली वो समझते, मोटे तौर पे वो समझते हैं घुसपैठियों ने डेमोग्राफी को चेंज किया है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने वोट बैंक की तरह से उनको देखती हैं, इसलिए वो उनको सेव करती हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, या असम की बात हो। विजय जी, ये सब आरोप है। मैं बीजेपी के इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। सिर्फ असम और बंगाल के 1-2 इलाके हैं जहां पे जो है घुसपैठिए बढ़े हैं। बाकी आप दिल्ली के कुछ पॉकेट्स आपको मिल जाएंगे जहां कुछ इलाके हैं जहां इक्का दुक्का लोग होंगे, या कुछ 100-200 लोग होंगे, बड़े पैमाने पर नहीं है। असम में जरूर एक समस्या थी,
बंगाल के भी एक दो इलाकों में ये समस्या थी, लेकिन ये कहना कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उसका मतलब आप ये लगाने की कोशिश करें कि देखिए मुसलमान और क्रिश्चियन तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हिंदू सिख, ये इस थियरी में मुझे कोई यकीन नहीं है। और अगर आप वाकई करना चाहते तो मैंने फिर कहा, पहले जनगणना कराइए, जनगणना, क्योंकि जनगणना से चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। और उस जनगणना के बाद अगर आपको लगता है, आप सिस्टमेटिक स्टडी करिए, एक्सपर्ट ग्रुप बनाइए और वो एक्सपर्ट ग्रुप इसकी स्टडी करें, उसके बाद वो जो भी रिकमेंडेशंस करेंगे देश उसको मानने के लिए बाध्य होगा। अगर वो घुसपैठियों की वजह से, षड्यंत्र की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय साजिश की वजह से, इस्लामिस्ट जिहादियों की वजह से, तो फिर उसको उस तरीके से निपटिए। और अगर बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है, तो फिर दूसरे तरीके से निपटना पड़ेगा उसको। ठीक है, वो तो मिशन भी जो काम करेगा, लेकिन इन प्रिंसिपल आप समझते हैं कि घुसपैठियों को बाहर होना चाहिए कि सरकार को, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में विरोध हो? देखिए घुसपैठियों को बाहर होना चाहिए। क्या 11 साल के अंदर भारत सरकार ने बांग्लादेश से कोई बात की इसके बारे में? आप मुझे बताइए। और दूसरी बात, जो आदमी यहाँ 30 साल से रह रहा है, अब आप उसको यार थोड़ी तो मानवीयता लानी पड़ेगी हमें। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और 30 साल से जो आदमी यहाँ रह रहा है, उसके बाल बच्चे यहाँ पढ़े बढ़े हैं, अब अचानक हम उसको अपरूट करके वहां भेज देंगे। सर, अमेरिका वाले तो अक्कड़ बांध के भेज देते हैं आपको। और क्या वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है क्या? ये भी तो पता चलना चाहिए ना। भाई कितने बांग्लादेशी हैं जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कितने रोहिंग्या जो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, ये भी तो होना चाहिए ना। ये सिर्फ नारेबाजी से काम चले। मैं जो कह रहा हूं, बहुत मेरी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। इस देश का कोई भी नागरिक घुसपैठियों के साथ नहीं होगा, लेकिन घुसपैठियों का नारा देकर चुनाव जीतने की जो कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ जो, उस पर जो पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाती है, मेरा ऑब्जेक्शन उस बात को लेकर है। और मेरा बहुत साफ कहना है कि इसकी सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए, व्हाइट पेपर इस पे लाया जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए साजिश के तहत हो रहा है, ये डेमोग्राफी चेंज की जा रही है या सोशल बैकवर्डनेस की वजह से ये ऐसा हो रहा है। अगर सोशल बैकवर्डनेस की वजह से है तो अलग तरीके से निपटा जाएगा, और अगर साजिश के तहत है तो फिर बात ही अलग पलट जाती है। सर, आप कहते हैं कि वो घुसपैठियों का नारा देकर जीतना चाहते हैं चुनाव, और वो कहते हैं कि घुसपैठियों की वजह से चुनाव जीतना चाहते हैं दूसरी पार्टियां। दोनों ही बेईमानी कर रही हैं, दोनों ईमानदार नहीं है। हकीकत तो यह है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको भी मुसलमानों का वोट चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी हिंदुओं का वोट चाहिए, ये नारा बुलंद करके। दो कोई ईमानदार नहीं है इसमें। चलिए, ये तो अच्छा है। एक सवाल जो जिस पर हम बेसिक शुरू की थी बहस, ये जो जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव का जो झगड़ा चल रहा है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का, इसको आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ तक चला जाएगा? वो उपराष्ट्रपति जी तो चले गए, धनखड़ साहब तो। मुझे नहीं लगता कि हमारे सिस्टम के अंदर उतना इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब ये बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं जाने वाला। जुडिशरी अपने तरीके से, अब देखिए, आप बहुत सारे लोगों को तो SIR के ऊपर बहुत संदेह था कि सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला आ सकता है, लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई और उन्होंने जो सही लगा वो किया। तो कभी कभी क्या होता है कि जजेस की अपनी विचारधारा की वजह से भी कुछ फैसले हमारी या आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं आते, लेकिन उसको ये सोचना कि इनकी नीयत खराब है। मुझे लगता है कि अभी भी हमारी जुडिशरी में अच्छी नीयत वाले लोग हैं। इक्का दुक्का लोग तो हर जगह गड़बड़ होते हैं, उनकी बात में नहीं करता, लेकिन अभी भी अच्छे लोग हैं, नीयत वाले लोग हैं, मंशा उनके साफ है, देश के बारे में सोचते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं, और वो अपने हिसाब से फैसले करते हैं। दो चार फैसले ऐसे हो सकते हैं। आजकल चुनाव आयोग को लेकर ज्यादा निशाना बनाया गया ना, तो इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग उसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, उसके लिए तो चुनाव आयोग जिम्मेदार, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं। चुनाव आयोग को इस क्राइसिस को इतना बड़ा होने ही नहीं देना चाहिए, तो मैं बहुत साफ तौर मानता हूँ। सर, वो कह रहे हैं कि हमने सारे चुनाव ठीक से करवाए हैं, बिना हिंसा के करवाए हैं, बिना फर्जी वोटिंग के करवाए हैं। जहां पर जिस पार्टी को आना चाहिए था वो जीत गए, वो कश्मीर हो, वो तेलंगाना हो, वो जम्मू हिमाचल हो, वो पंजाब हो, तमिलनाडु हो, 50 जगहों पर ऐसे इलेक्शंस हुए जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। और फिर एक और बड़ा तर्क दिया जाता है कि भाई बीजेपी के साथ होते तो बीजेपी की सीटें कम क्यों होती। अब देखिए, ये जो तर्क है ना, ये थोड़ा सा मैं जो उदाहरण दूंगा थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा। उदाहरण इसलिए है कि मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की, चोरी नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि चोरी की कोशिश नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं हुआ किसी आदमी ने मेरे घर में घुसा, राज्यों में सरकारें दूसरी पार्टियों की बन गई है, मैं बच गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पर जानलेवा हमला नहीं हुआ। ये आप समझ रहे हैं? चलिए, आप जब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो मतलब क्या आपको ये जो राहुल जी का नारा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिल गए हैं, इसको ठीक मानते हैं? नहीं, इस पे संदेह तो है।
चुनाव आयोग का कंडक्ट पिछले कई सालों से बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं ओपी रावत, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया बोले 10 मिनट का काम है ये, इसको क्यों इतना लटका रहे? तो संदेह तो मन में होता है ना फिर कि भाई एक चुनाव आयुक्त तो रह चुके हैं, वो साफ बातें करें, 10 मिनट का काम है और अपनी क्रेडिबिलिटी आपको बनाए रखनी चाहिए, न केवल बनाए रखनी चाहिए बल्कि बनाए रखते हुए दिखनी चाहिए, और वही चुनाव आयोग उनकी बात को नहीं सुनता है। नहीं, लेकिन अब जैसे राहुल गांधी जी ने वो डेड लोगों के साथ चाय पी थी, उसमें से वो बीजेपी ने बताया कि वो डेड लोग नहीं थे, उनको तो दो जगह पर उनका नाम था और बीएलओ से बात हो गई थी, उसके बाद वो इधर आ गए। अब देखिए ये तो बीजेपी और कांग्रेस के छोड़ दी हो तो सोनिया गांधी का भी वोटर लिस्ट से नाम लेके बता चुके हैं कि तो 80 में मैं तो विदेशी थी और वोट दे रही थी। मतलब ये तो खैर बयानबाजियां हैं। उनको तो जिस डॉक्यूमेंट को निकालने में राहुल गांधी को 6 महीने लगे, अनुराग ठाकुर को 6 दिन में लग गए, 6 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिटेल लेके चले आए, तो वो तो छोड़ ही दीजिए, कॉम्पिटेंस की बात है। अच्छा, आखिरी बात, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है उसको आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा महत्वपूर्ण देखते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि ट्रंप साहब को ज्यादा जवाब दिया ऐसा लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि जो वैश्विक चुनौती है उस चुनौती के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का भाषण बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल उचित था और उनको उसी तरीके से उसी भाषा में जवाब देना चाहिए था। मुझे लगता है कि उन्होंने देर आए लेकिन दुरुस्त आए। पाकिस्तान को भी जो जवाब दिया है वो ठीक है। मेरा एक ही ऑब्जेक्शन ये है कि आप पाकिस्तान ज्यादा करते हैं तो लोग भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर देते हैं और ये लगता है कि भारत की विदेश नीति के केंद्र में जो है पाकिस्तान, जबकि ऐसा नहीं था। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला। आज बहुत व्यस्त दिन है आपका, आपको देश भर में दिशा देनी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आशुतोष की खरी खरी बात सुनने का मादा रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू।